नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। सरकार ने कहा वह किसानों के कल्याण के मुद्दों पर चर्चा के लिए सदैव तैयार। किसानों के साथ चौथे दौर की वार्ता कल होगी। जीएसटी संग्रह लगातार दूसरे महीने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.03% हुई। चक्रवात बुरेवी के आज शाम या रात तक श्रीलंका में त्रिकोमाली के पास समुद्र तट को पार करने की संभावना। और क्रिकेट में कैनबरा में दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 303 रन का लक्ष्य रखा। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए हमेशा वचनबद्ध है और उनके कल्याण के मुद्दों पर बातचीत के रास्ते सदैव खुले हुए हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कल किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री तोमर ने चर्चा के दौरान एक विशेषज्ञ समिति बनाने का प्रस्ताव रखा ताकि किसानों के मुद्दों को आपसी सहमति से सुलझाया जा सके। बैठक के दौरान सरकार की ओर से किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को कृषि सुधार कानूनों से संबंधित विशिष्ट मुद्दों की पहचान करने का सुझाव दिया गया, जिन पर कल होने वाली चौथे दौर की बातचीत में विचार किया जा सके। बैठक के बाद श्री तोमर ने कहा कि सरकार ने किसानों से आंदोलन रोकने और बातचीत की अपील की है। वार्ता का चौथा चरण शुरू होगा। ये लोग भी इशू अपने लेकर आएंगे और उन पर बिंदुवार फिर चर्चा की जाएगी। सामान्य तौर पर हम सब लोग चाहते थे कि एक छोटा ग्रुप बने, लेकिन सभी यूनियंस का कहना यह था कि सब लोग एक साथ मिलकर बात करेंगे, तो सरकार को सबसे मिलकर बात करने में भी कोई आपत्ति नहीं। स्वाभाविक रूप से हम तो किसान भाइयों को आग्रह करते ही हैं कि वो आंदोलन स्थगित करें और वार्ता के लिए आएं, लेकिन ये फैसला करना किसान यूनियन पर और किसानों पर निर्भर है। केंद्र सरकार ने देश के कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। सरकार ने इस दिशा में 3 नए कृषि कानून लागू किए हैं, जिनमें किसानों की उपज के व्यापार और विपणन संरक्षण और सुविधा अधिनियम 2020, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण मूल्य संरक्षण समझौता तथा कृषि सेवा अधिनियम 2020 शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020 का मुख्य उद्देश्य उन बिचौलियों को समाप्त करना है जिन्होंने किसानों के अधिकांश उत्पादक आय को कम किया है। इस ऐतिहासिक कानून की वजह से कृषि मंडियों में फलने फूलने वाले ऐसे बिचौलियों पर सरकार ने गहरा आघात पहुंचाया है। कृषि और किसान की आय से सीधे सीधे संबंध रखने वाले संसद द्वारा पारित 3 पथ प्रदर्शक कानूनों की वजह से देश में किसान पहली बार अपनी उपज को बेहतर कीमत पर बेचने की स्वतंत्रता पा चुका है। किसान अब अपने कृषि उत्पाद के संबंध में खेती के पहले भी करार करने के लिए मुक्त है। वहीं दूसरी ओर फसल कटने के बाद अब वह अनाज सीधे सीधे फैक्ट्री, गोदाम या कोल्ड स्टोरेज में भी बेच सकता है। समयानुकूल जरूरतों के अनुरूप इन कानूनों के प्रावधान के अंतर्गत किसान अब अपनी उपज ऑनलाइन व्यापार के माध्यम से भी देश के किसी कोने में बेच सकता है। इन सब के अलावा नए विधान कृषि उत्पाद संबंधित न्यूनतम समर्थन मूल्य की मौजूदा व्यवस्था और कृषि मंडियों की मौजूदा प्रणाली को किसी भी तरह से संशोधित किए बगैर किसानों को नई व्यवस्था चुनने का विशेषाधिकार देते हैं। एपीएमसी कानून तथा कृषि विपणन समितियां राज्य सरकारों द्वारा ही नियंत्रित की जाती रहेंगी। नए कृषि कानून किसानों को अपनी उपज बेचने के स्वतंत्र और सुगम विकल्प प्रदान करते हैं और इन सारी सहजताओं के अतिरिक्त यह किसानों के हितों को सुरक्षित करने के लिए और किसी भी विवाद के सुलभ और त्वरित निपटारे के लिए उप संभागीय स्तर पर व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए आनंद चतुर्वेदी, दिल्ली।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि किसानों का कल्याण सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले। श्री जावड़ेकर ने कहा कि हर वर्ष कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर्याप्त रूप से बढ़ाया जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोर्ड ऑफ ट्रेड बीओटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में 2021 से 2026 के लिए नई विदेश व्यापार नीति तथा घरेलू विनिर्माण और निर्यात को आगे बढ़ाने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीतियों और उपायों पर चर्चा होगी। बोर्ड ऑफ ट्रेड व्यापार और उद्योग के साथ नियमित चर्चा और परामर्श करने तथा भारत के व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से विदेश व्यापार नीति से संबंधित नीतिगत उपायों पर सलाह देने का अवसर प्रदान करता है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वस्तु और सेवा कर जीएसटी की कर वसूली लगातार दूसरे महीने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रही है। नवंबर में जीएसटी की वसूली 1,04,963 करोड़ रुपए हुई, जिसमें वार्षिक आधार पर 1.4% वृद्धि हुई। देश में पिछले 3 महीनों से जीएसटी की वसूली में निरंतर बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि कोरोना महामारी और उससे लड़ने के लिए किए गए लॉकडाउन के बाद देश में सामान्य स्थिति बहाल हो रही है। जीएसटी से कुल राजस्व संग्रह में केंद्रीय जीएसटी की हिस्सेदारी 19,189 करोड़ रुपए और राज्य जीएसटी का योगदान 25,540 करोड़ रुपए रहा है। इसी प्रकार आईजीएसटी के खाते में 51,992 करोड़ रुपए और उपकर के अंतर्गत 8,242 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। भारत में आर्थिक विकास में सुधार जारी है। ये संकेत विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और कारपोरेट बॉन्ड बाजार में निवेश के रुख से मिले हैं। ये रुख भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और स्थायित्व में निवेशकों के विश्वास को दर्शाते हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 2 महीनों अक्टूबर और नवंबर में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के भारत में प्रवाह में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारत कच्चे तेल के उचित और उत्तरदायी मूल्य निर्धारण का पक्षधर है। आत्मनिर्भर भारत पर आज आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एकाधिकार के जमाने लद गए हैं और अब उत्पादकों को उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखना होगा। उन्होंने कहा कि भारत वर्तमान में दुनिया की प्राथमिक ऊर्जा का केवल 6% उपयोग कर रहा है और ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत अभी भी वैश्विक औसत का 1/3 है। उन्होंने कहा कि मजबूत आर्थिक विकास से प्रेरित होकर वैश्विक प्राथमिक ऊर्जा मांग में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2040 तक लगभग 11% हो जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में संविधान के तहत प्रदत्त आरक्षण नीति को बरकरार रखा गया है। उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट में इस बात को लेकर सवाल उठाए गए थे कि क्या नई शिक्षा नीति में आरक्षण जारी रहेगा। श्री पोखरियाल ने कहा कि इस बात पर संदेह जताया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देश के शैक्षणिक परिदृश्य में आरक्षण के प्रावधानों को कमजोर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई, नीट, यूजीसी नेट तथा इग्नू की परीक्षाओं को शिक्षा नीति की घोषणा के बाद आयोजित किया गया और शैक्षिक संस्थानों में नियुक्तियों की प्रक्रिया भी पूरी हुई, लेकिन सरकार को आरक्षण के प्रावधानों को लेकर अभी तक एक भी शिकायत नहीं मिली है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। देखते हैं हम सपने तो सिर्फ उड़ान भरने के, बाज की तरह ऊंचाइयों पर उड़ते हुए नजर चौकन्नी रखते हैं हम। सीमाओं की रक्षा हमारा लक्ष्य, हम है भारतीय वायुसेना, ऊंची उड़ानों के प्रतीक। भारतीय वायुसेना में भर्तियां 1 दिसंबर 2020 से प्रारंभ। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए careerindianairforce.cdac.in पर लॉगिन करें। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर।
सरकार ने कहा वो किसानों के कल्याण के मुद्दे पर चर्चा के लिए सदैव तैयार, किसानों के साथ चौथे दौर की वार्ता कल होगी। जीएसटी संग्रह लगातार दूसरे महीने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.03% हुई। चक्रवात बुरेवी के आज शाम या रात तक श्रीलंका में तिरुकोमली के पास समुद्र तट को पार करने की संभावना है। और क्रिकेट में कैनबरा में दूसरे एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 303 रन का लक्ष्य रखा। देश ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए संक्रमण के नए मामलों को रोकने में सफलता प्राप्त की है। लगातार 25 दिनों से नए मामलों की संख्या प्रतिदिन 50,000 से कम रिकॉर्ड की जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 36,600 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 501 लोगों की मौत हुई है। वहीं लगभग 43,000 संक्रमित इससे ठीक भी हुए हैं। देश में अब तक लगभग 90 लाख लोग संक्रमण से उबर चुके हैं। वहीं इससे स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर लगभग 94.03% तक पहुंच गई है। वर्तमान में देश भर में संक्रमितों की संख्या केवल 4,28,644 रह गई है, जो कुल मामलों का केवल 4.51% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार नए मामलों में 78% संक्रमित लोग दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और राजस्थान जैसे 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी, कोविड से संबंधित केंद्र के दिशा निर्देशों का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कड़ाई से पालन करने और चिकित्सकों, चिकित्सा कर्मियों तथा अन्य कोरोना योद्धाओं के समर्पित कार्य की वजह से देश में संक्रमण से ठीक होने वालों की दर लगातार बेहतर हो रही है। मंत्रालय ने कहा है कि इस संक्रमण से होने वाली मौतों की दर भी घटकर 1.45% रह गई है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 11 लाख कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक 14,24,46,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि जांच में तेजी लाए जाने से संक्रमण की प्रारंभिक स्तर पर पहचान, मरीजों को तत्काल अलग-थलग करना तथा कोविड-19 का प्रभावी इलाज संभव हुआ है। इससे संक्रमण से होने वाली मौतों में भी कमी आई है। जांच में तेजी लाए जाने से संक्रमण के नए मामलों में भी कमी आई है और ये अब घटकर 4% रह गए हैं। देश में इस समय प्रति 10 लाख की आबादी पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्धारित मानक के 5 गुना परीक्षण किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने परीक्षण की दर चरणबद्ध तरीके से बढ़ाते हुए इसके लिए सुविधाएं बढ़ाई हैं। इस वर्ष जनवरी में पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान की एक प्रयोगशाला से शुरू होकर अब देश में 2,172 प्रयोगशालाओं में कोविड नमूनों की जांच की जा रही है। इन प्रयोगशालाओं में 1,176 सरकारी तथा 996 निजी प्रयोगशालाएं हैं। सभी के लिए कोविड नमूनों की जांच उपलब्ध कराने के लिए देश में प्रतिदिन 15 लाख नमूनों की जांच की क्षमता हो गई है। महाराष्ट्र में कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों की दर लगातार बेहतर हो रही है। पिछले 24 घंटे में नए मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक रही। राज्य में कल मिले 4,930 नए मामलों की तुलना में 6,000 से अधिक मरीज संक्रमण से ठीक हुए। राज्य में स्वस्थ होने की दर 92.49% है, जबकि मृत्यु दर 2.58% है। महाराष्ट्र में अब तक 1 करोड़ 9 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के खाद्य तथा औषधि नियंत्रक ने दावा किया है कि पुणे मंडल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के पुणे विभाग ने कहा है कि उनके पास कोविड-19 की दूसरी लहर के मद्देनजर ऑक्सीजन का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। सहायक आयुक्त SV प्रतापवार ने बताया कि चाकन MIDC ने 100 टन क्षमता की ऑक्सीजन उत्पादन परियोजना शुरू की है, इसलिए पुणे विभाग में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। वहीं राज्य के खाद्य और औषधि प्रशासन मंत्री डॉक्टर राजेंद्र शिंगने ने कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन करने की अपील NGO तथा सरकारी संस्थाओं से की है। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि सरकार की योजना के अनुसार पहले चरण में डॉक्टरों और स्वास्थ्य पेशेवरों, पुलिस बल और कोमॉर्बिड लोगों को कोविड का टीका लगाया जाएगा। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। तेलंगाना में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 565 नए मामले मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में इस संक्रमण से 2,70,883 लोग प्रभावित हो चुके हैं।
राज्य में कल 51,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। स्वस्थ होने वालों की दर में सुधार हुआ है। कल 925 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए। राज्य में स्वस्थ होने वालों की दर 96.03% तक पहुंच गई है। अब तक 2,60,155 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। इस बीच राज्य चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि इस संक्रमण से राज्य में 1,462 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे के दौरान संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत हुई है। फिलहाल राज्य में 9,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 7,000 से अधिक संक्रमित लोग अपने घर में ही रहकर उपचार करा रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान हैदराबाद में कोविड-19 के 106 नए मामले मिले हैं। राजस्थान में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए एक केंद्रीय दल आज जयपुर में है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद कुमार पॉल के नेतृत्व वाले इस केंद्रीय दल ने आज सुबह राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि दल के सदस्य आज शाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी मुलाकात करेंगे। राज्य में पिछले एक सप्ताह में संक्रमण के नए मामलों में कमी दर्ज की गई है, लेकिन जयपुर, जोधपुर और कोटा में संक्रमण के मामले बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। प्रदेश में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या लगभग 28,000 है। इनमें से 34% सक्रिय मरीज अकेले जयपुर में हैं। वहीं लगभग 22% सक्रिय मरीज जोधपुर में हैं। कोरोना से पूरे राज्य में 2,331 लोगों की मृत्यु हुई है, जिनमें से 30% मृत्यु इन दोनों शहरों में रिपोर्ट हुई है। यही कारण है कि राज्य सरकार और केंद्रीय टीम इन दोनों शहरों में संक्रमण के प्रसार को रोकने पर विशेष ध्यान दे रही है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। मिजोरम में पिछले 24 घंटे में 73 लोग कोविड संक्रमण से मुक्त हुए और 22 नए मामलों का पता चला है। राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 3,869 हो गई है। राज्य सरकार के अनुसार वहां संक्रमण से ठीक होने वालों की दर बेहतर होकर 92.85% हो गई है। कल एक व्यक्ति की मौत के बाद संक्रमण से राज्य में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। 3,572 लोग विभिन्न अस्पतालों में इलाज के बाद संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। इस समय मिजोरम में 291 सक्रिय मामले हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने कोविड-19 के टीके कोवैक्सीन के चिकित्सकीय परीक्षण के तीसरे चरण की आज बेंगलुरु में शुरुआत की। कोवैक्सीन को हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है और आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत इसका चिकित्सकीय परीक्षण वैदेही मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने इस संस्थान को कोवैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति दे दी है। कोवैक्सीन को इस महीने 2 बार वॉलंटियर्स को दिया जाएगा। सभी वॉलंटियर्स 18 साल के आयु के ऊपर हैं और उन्हें कोविड नहीं हुआ है। सरकारी संस्था ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ट्रायल्स के बाद प्राप्त नतीजे का जांच करेंगे और अगर भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोवैक्सीन मानव चिकित्सा के लिए सुरक्षित माना गया तो उसे काफी तादाद में बनाने की अनुमति दी जाएगी। कर्नाटक स्वास्थ्य एवं मेडिकल शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर जी ने बताया है कि राष्ट्र भर में 26,000 वॉलंटियर्स को कोवैक्सीन दिया जाएगा, जिनमें से 1,600 से 1,800 वॉलंटियर्स कर्नाटका से हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। नरेंद्र मोदी सरकार ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई के साथ ही देश के गरीबों की मदद के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। सरकार ने 1,70,000 करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत महिलाओं, गरीब नागरिकों और किसानों को मुफ्त अनाज और नकद सहायता की घोषणा की है। लगभग 42 करोड़ निर्धन लोगों को 68,820 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। लगभग 9 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना के अंतर्गत 17 करोड़ 891 लाख रुपए से अधिक की राशि उपलब्ध कराई गई है। एक रिपोर्ट। जब देश महामारी से लड़ रहा था, तब देश गरीबी से भी एक लड़ाई लड़ रहा था। यह सुनिश्चित करने की जरूरत थी कि यह महामारी गरीबों के लिए घातक न बन जाए। करीब 13 करोड़ मुफ्त उज्ज्वला गैस सिलेंडर गरीबों के घरों तक पहुंचाए गए। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक हर महीने मुफ्त अनाज और दालें मिली। जहां कहीं भी कैश ट्रांसफर किया गया, वो सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचा, बिना किसी बिचौलिए की। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सैकिया।
कोरोना के टीके के विकास में भारत की पहल बहुत आवश्यक है और विश्व के हित में है। कोरोना के विरुद्ध अभियान में सफलतापूर्वक विश्व की अगुवाई करने के बाद भारत अब इसके वैक्सीन के विकास, उत्पादन और वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को तैयार है। एक प्रमुख गुजराती समाचार पत्र में प्रकाशित लेख में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विश्व का सबसे बड़ा दवा निर्माता बनाने के लिए वैज्ञानिकों को प्रेरित किया है। इंग्लैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने कोरोना के टीके को इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इसका उत्पादन अगले हफ्ते शुरू हो जाएगा। इंग्लैंड की स्वास्थ्य नियामक एजेंसी ने बताया है कि यह टीका 95% तक सुरक्षा प्रदान करता है। इस टीके का विकास अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर और जर्मनी की दवा कंपनी बायोटेक ने मिलकर किया है। उम्मीद है इस वर्ष कंपनी 5 करोड़ और अगले वर्ष 1 अरब 30 करोड़ टीकों का उत्पादन करेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 पर फोन कर विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 1800-11-5767 और 011-2331-4444। ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। क्या आप ताजा घटनाक्रम को जानना चाहते हैं? सही और सटीक समाचार केवल 10 मिनट में हिंदी और अंग्रेजी में हमारे प्रति घंटा समाचार सुनने के लिए जुड़ें AIR न्यूज 24x7 और FM गोल्ड से। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। चक्रवात बुरेवी के शाम तक श्रीलंका में तिरुकोमली के पास समुद्र तट को पार करने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बाद में इसके दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए 4 दिसंबर की सुबह कन्याकुमारी और पम्बन के बीच दक्षिणी तमिलनाडु तट को पार करने की संभावना है। इस समय इसकी गति 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि चक्रवात से होने वाले नुकसान से बचने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। 8 दक्षिणी जिलों में बुवेरी चक्रवात से लोगों को बचाने और राहत पहुंचाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की टीम तैनात की गई है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF की 2 टीम कन्याकुमारी, तूतुकुड़ी और मदुरई में और 3 टीमें तिरुनेलवेली में जिला प्रशासन की मदद के लिए लगाई गई है। सुतूर और दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए राहत कैंप बनाए गए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री एडप्पाडी पळनिस्वामी ने कल जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने प्रभावित जिलों के लोगों से बाहर न जाने की अपील की है। तूतुकुड़ी हवाई अड्डे से विमानों का संचालन रोक दिया गया है। कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक और तिरुवल्लुवर स्टैच्यू तक नौकायन सेवा बंद कर दी है और पर्यटकों से समुद्र के किनारे न जाने का अनुरोध किया गया है। जय सिंह, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई। केरल में चक्रवात बुरेवी की वजह से आज और कल तेज वर्षा होने की संभावना है। राज्य के 4 दक्षिणी जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने लोगों से बेहद सतर्क रहने का आग्रह किया है। जिन 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है वे हैं तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पटनमतिट्टा और अल्पुरा। कोट्टयम, एर्नाकुलम, तिरुवनंतपुरम और इडुक्की जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राहत और बचाव कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 6 टीमें केरल पहुंच गई हैं और 2 शीघ्र ही पहुंचने वाली हैं। कैनबरा में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने 24 ओवर में 3 विकेट पर 119 रन बना लिए हैं।
इससे पहले भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 302 रन बनाए। पहली बार भारतीय बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी का माकूल जवाब दिया। कप्तान विराट कोहली ने 63 रन बनाए। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने 92 और रविंद्र जडेजा ने 66 रनों की नाबाद पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त लेते हुए पहले ही सीरीज जीत ली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि मलेरिया को नियंत्रित करने के मामले में भारत ने उल्लेखनीय कार्य किया है। संगठन द्वारा जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार इस रोग से सबसे अधिक प्रभावित देशों में से भारत एक ऐसा देश है जहां 2018 की तुलना में 2019 में 17.6% की कमी हुई। 2017 की तुलना में वर्ष 2018 में मलेरिया के रोगियों की संख्या 27.6% तक घटी है। वर्ष 2019 में ये 2018 की तुलना में 18.4% तक कम हुई है। भारत में क्षेत्रवार मामलों में भी काफी कमी आई है और वर्ष 2000 से 2019 के बीच मलेरिया के मामलों में 71.8% कमी आई है और इससे होने वाली मौतों का प्रतिशत भी गिरा है। इसी अवधि में मलेरिया से होने वाली मौतें 92 से घटकर 83.34% हो गई हैं। देश में मलेरिया उन्मूलन के प्रयास 2015 में शुरू किए गए और स्वास्थ्य मंत्रालय ने मलेरिया उन्मूलन के लिए 2016 में राष्ट्रीय नीति बनाई। जुलाई 2017 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीति योजना तैयार की, जिसमें अगले 5 वर्षों के लिए किए जाने वाले उपाय तय किए गए हैं। पाकिस्तान में विपक्षी दल इमरान खान सरकार पर इस्तीफे के लिए दबाव बना रहे हैं। विपक्षी दलों ने देश में बढ़ती महंगाई और आर्थिक विकास में गिरावट को मुद्दा बनाया है। पिछले महीने 9 प्रमुख विपक्षी दलों की ओर से बनाए गए मोर्चे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की ओर से सरकार के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया जा रहा है। पाकिस्तान में मीडिया को भारी सेंसरशिप का सामना करना पड़ा है और असहमति, आलोचना तथा विरोध पर कड़ी कार्रवाई होती है। लेकिन कोरोना महामारी के प्रकोप से बहुत पहले से ही पाकिस्तान में अर्थव्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के कारण असंतोष बढ़ा है और उसको संभालने में नाकाम रहने पर इमरान खान की सरकार के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा, तापमान 24 और 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। चेन्नई में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है, तापमान 25 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जम्मू में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 24 डिग्री के आसपास रह सकता है। आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर में सुबह धुंध रहने और आमतौर से आसमान साफ रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 0 से 1 डिग्री सेल्सियस कम और अधिकतम 14 डिग्री सेल्सियस तक रहने के आसार हैं। लेह में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 0 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा, अधिकतम 8 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। गिलगित में आसमान साफ रहेगा, दोपहर बाद या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा, तापमान 5 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। देहरादून में तापमान 9 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। चंडीगढ़ में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा, तापमान 9 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हैदराबाद में तापमान 15 से 30 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। आसमान में धुंध के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अहमदाबाद में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा, तापमान 18 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। पटना में आसमान साफ रहेगा, तापमान 11 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। गुवाहाटी में सुबह धुंध छाई रहेगी और तापमान 25 से 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से नईम अख्तर। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में 2 विश्वविद्यालयों द्वारा कोविड को देखते हुए बिना परीक्षा आयोजित किए कॉलेज विद्यार्थियों के बकाया पेपर उत्तीर्ण घोषित किए जाने के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने पूछा है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा का आयोजन क्यों नहीं किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा वह किसानों के कल्याण के मुद्दों पर चर्चा के लिए सदैव तैयार, किसानों के साथ चौथे दौर की वार्ता कल होगी। जीएसटी संग्रह लगातार दूसरे महीने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक।
देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.03% हुई। चक्रवात बुरेवी के आज शाम या रात तक श्रीलंका में त्रिकोमाली के पास समुद्र तट को पार करने की संभावना। और क्रिकेट में कैनबरा में दूसरे एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 303 रन का लक्ष्य रखा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।